सच के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अमित मिश्रा। आइए देखते हैं आज के प्रमुख समाचार। संपूर्ण संस्कृत विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति पद्म विभूषण डॉक्टर आदित्यनाथ झा की मनाई गई 115वीं जयंती। मूसलाधार बारिश ने खोली नगर निगम के दावों की पोल। नगर में जगह जगह हुआ जल जमाव, लोग हुए परेशान। गोरखपुर में प्रांतीय रक्षक दल के जवानों के सम्मेलन के कार्यक्रम का हुआ लाइव स्ट्रीमिंग। मुख्यमंत्री पीआरडी कैशलेस चिकित्सा योजना के लाभ का हुआ शुभारंभ। और 4 सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ रहा गंगा का जलस्तर 67 मीटर पर पहुंचा। मणिकल का घाट व चंद घाट पर सौदा के लिए बड़ी परेशानी। और अब समाचार विस्तार से। मां गंगा के जलस्तर में लगातार हो रहे बढ़ोतरी के चलते प्रशासन और तटवर्ती इलाके में सतर्कता बढ़ा दी गई है। केंद्रीय जल आयोग के अनुसार 4 सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ रहे गंगा का जलस्तर 67.06 मीटर दर्ज किया गया है। गंगा की धारा ने एक बार फिर अपनी चाल बदलनी शुरू कर दी है। सावन के अंतिम दौर में जहां काशी की आस्था गंगा तटों पर उमड़ रही है, वहीं नदी का बढ़ता जलस्तर प्रशासन और तटवर्ती इलाकों के लिए सतर्कता का संकेत दे रहा है। मंगलवार शाम 4 बजे केंद्रीय जल आयोग के राजघाट गेज स्थल पर गंगा का जलस्तर 67.06 मीटर दर्ज किया गया। नदी का पानी फिलहाल 4 सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ रहा है। हालांकि मौजूदा जलस्तर अभी चेतावनी सीमा से काफ़ी नीचे है, लेकिन बढ़ते रुख को देखते हुए नदी की निगरानी तेज रखना जरूरी है। राजघाट पर गंगा का चेतावनी स्तर 70.262 मीटर जबकि खतरे का स्तर 71.262 मीटर निर्धारित है। इस लिहाज से वर्तमान जलस्तर चेतावनी बिंदु से करीब 3.20 मीटर और खतरे के निशान से करीब 4.20 मीटर नीचे है। गंगा का अब तक का उच्चतम बाढ़ स्तर 73.901 मीटर दर्ज किया गया है। गंगा का पानी बढ़ना काशी के लिए महज एक आंकड़ा नहीं होता। नदी के साथ यहाँ जीवन की लय जुड़ी है। घाटों की सीढ़ियाँ, नावों की आवाजाही, तटवर्ती बस्तियाँ और रोजमर्रा की गतिविधियाँ सीधे जलस्तर के उतार चढ़ाव से प्रभावित होती हैं। लिहाजा कुछ सेंटीमीटर की बढ़ोतरी भी प्रशासनिक निगरानी के लिहाज से महत्वपूर्ण मानी जाती है। फिलहाल स्थिति सामान्य सीमा में है और खतरे के निशान से नदी काफ़ी नीचे बह रही है। बावजूद उसके 4 सेंटीमीटर प्रति घंटे की बढ़त आने वाले घंटों में जलस्तर की दिशा पर नजर रखने की जरूरत को रेखांकित करती है। जलस्तर में लगातार वृद्धि होने पर निचले घाटों, तटीय क्षेत्रों में असर दिखाई देने की आशंका बढ़ सकती है। गंगा के बढ़ते जलस्तर के बीच तटवर्ती क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को भी अनावश्यक जोखिम से बचने की जरूरत है। खासकर घाटों पर स्नान, नौका संचालन और नदी के किनारे गतिविधियों के दौरान सतर्कता बरतना जरूरी होगा। प्रशासन के लिए भी चुनौती यही है कि आस्था और जनजीवन के बीच सुरक्षा का संतुलन बना रहे। काशी में गंगा केवल नदी नहीं, जीवन और आस्था की धड़कन है, इसलिए उसके बढ़ते जल की स्तर की हर हलचल अपने साथ एक संदेश लेकर आती है। फिलहाल खतरे की कोई स्थिति नहीं है, लेकिन गंगा की बढ़ती चाल को देखते हुए निगाहें नदी के अगले रुख पर टिक गई हैं। मंगलवार को हुई मूसलाधार बारिश ने नगर निगम की जल निकासी व्यवस्था और साफ सफाई को लेकर किए जा रहे तमाम दावों की पोल खोल दी है। मंगलवार को स्वाति नक्षत्र शुक्ल पक्ष षष्ठी पर हुई मूसलाधार बारिश ने नगर निगम की जल निकासी व्यवस्था और साफ सफाई को लेकर किए जा रहे तमाम दावों की पोल खोल दी। तेज बारिश के बाद शहर के विभिन्न इलाकों में जल जमाव, गंदगी और जाम नालियों की समस्या सामने आई। वार्ड संख्या 39 सुसवाई क्षेत्र में भी कई स्थानों पर बारिश का पानी सड़कों पर भर गया, जिससे स्थानीय लोगों को आवागमन में भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। स्थानीय नागरिकों का आरोप है कि नगर निगम द्वारा कुछ सप्ताह पूर्व नालियों की सफाई कर उनमें से निकाला गया मलबा और गंदगी नालियों के किनारे सड़क पर ही छोड़ दिया गया था। समय से उसका उठान न होने के कारण आज हुई तेज बारिश में वही मलबा बहकर दोबारा नालियों में पहुंच गया। इसके चलते नालियां फिर से जाम हो गई और बारिश का पानी सड़कों पर जमा हो गया। क्षेत्रीय नागरिक मनीष दीक्षित भैया ने बताया कि यह वार्ड 39 सुसवाई के निवासी हैं। उन्होंने कहा कि विगत कई सप्ताह पूर्व क्षेत्र में नालियों की सफाई कराई गई थी, लेकिन सफाई के बाद निकाला गया मलबा काफी समय तक सड़क के किनारे पड़ा रहा। आज हुई तेज बारिश के कारण यह मलबा दोबारा नालियों में चला गया, जिससे जल निकासी बाधित हो गई और सड़क पर पानी भरने लगा। उन्होंने कहा कि यदि नालियों की सफाई के बाद निकाले गए मलबे का तत्काल उठान कर लिया जाता तो संभवतः यह स्थिति उत्पन्न नहीं होती। नगर निगम द्वारा सफाई कार्य करने के साथ साथ उसके बाद की निगरानी और मलबे के निस्तारण की भी समुचित व्यवस्था होनी चाहिए। क्षेत्रीय नागरिकों ने अपने पार्षद एवं विधायक से मांग की है कि मामले को गंभीरता से संज्ञान में लेते हुए नगर निगम की कार्यप्रणाली की जांच कराई जाए तथा सफाई के बाद मलबा सड़क पर छोड़ने और समय से उसका उठान न करने वाली कार्यदायी संस्था के विरुद्ध उचित कार्रवाई की जाए। स्थानीय लोगों का कहना है कि बारिश के मौसम में नालियों की नियमित सफाई के साथ साथ उनकी जल निकासी क्षमता बनाए रखना बेहद जरूरी है। यदि नालियों से निकला गया कचरा और मलबा कई दिनों तक सड़कों पर पड़ा रहेगा तो बारिश में इसके दोबारा नालियों में जाने से जल जमाव की समस्या और गंभीर हो सकती है। नागरिकों ने नगर निगम प्रशासन से मांग किया है कि क्षेत्र में तत्काल जल जमाव वाले स्थानों की जांच कर
नालियों की सफाई कराई जाए, सड़क पर जमा मलबे को हटाया जाए तथा भविष्य में सफाई के बाद मलबा खुले में न छोड़ा जाए ताकि बारिश के दौरान आम नागरिकों को परेशानी का सामना न करना पड़े। दिक्कतों को सामना ही करना पड़े। आप देख रहे हैं सामने इधर भी जल जमा है, आगे भी जल जमा, बहुत ज़्यादा जल जमा, कीचड़ बहुत ज़्यादा है, गंदगियाँ बहुत ज़्यादा हैं। क्या कारण रहा कि नालियाँ जो है ओवरफ्लो हो गई हैं और सारा पानी सड़क पे रहा है? नाली वो साफ करवाए माननीय पार्षद जी, और उसके बाद गंदगी निकाल कर बाहर रोड पर रख दिए। आज तक उसी जगह, आज बारिश हुआ है फिर भाग दोबारा उसी नाली में चला गया। महीनों पहले ये सफाई हुई थी, आप लोग इसकी शिकायत किसी से किए हैं कि जो है फील्ड बाहर पड़ा हुआ है? हाँ किए थे हम, नगर पार्षद जी से किए थे और क्या कहते हैं सुपरवाइजर। मां गंगा के जलस्तर में लगातार हो रहे बढ़ाव के चलते गंगा सेवा निधि द्वारा होने वाली विश्व प्रसिद्ध मां गंगा की आरती अब छत पर संपन्न कराई जा रही है। दशाश्वमेध घाट पर गंगा सेवा निधि द्वारा होने वाली विश्व प्रसिद्ध मां गंगा की आरती अब छत पर संपन्न कराई जा रही है। सोमवार को शाम तक दशाश्वमेध घाट पर पानी सीढ़ियों से ऊपर आ गया था। दशाश्वमेध घाट पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे। गंगा सेवा निधि के अध्यक्ष सुशांत मिश्रा ने बताया कि प्रत्येक वर्ष की भांति इस साल भी मां गंगा का जलस्तर बढ़ गया है। जलस्तर काफी ऊपर आ गया है। सुरक्षा को देखते हुए घाट पर स्थान कम होने के साथ ही काफी सीमित हो गया। जगह छोटी पड़ रही थी लेकिन भीड़ काफी हो रही थी, इसलिए मां गंगा की आरती गंगा सेवा निधि कार्यालय की छत पर कराने का निर्णय लिया गया है। देखिए, भगवती मां गंगा का जल स्तर जो है वो काफ़ी तेज़ी से उसमें वृद्धि हो रही है और जल स्तर जो है वो काफ़ी ऊपर आ गया है, जिससे दशाश्वमेध घाट जो है वो लगभग पूरा घाट जो है वो जलमग्न हो गया है। और उसी को देखते हुए गंगा सेवा निधि द्वारा भगवती मां गंगा की जो दैनिक महाआरती होती है वो आज गंगा सेवा निधि कार्यालय के छत के ऊपर करवाई गई है, क्योंकि घाटों पर जो है वो जगह कम होने के कारण इस समय सावन का जो है वो पावन महीना चल रहा है, तो उसमें दर्शनार्थियों की संख्या में जो है वो भारी वृद्धि हुई है। और सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए जो है आज से भगवती मां गंगा की गंगा आरती जो है वो गंगा सेवा निधि के कार्यालय के छत के ऊपर संपन्न होगी। और जब भगवती मां गंगा का जल स्तर घटेगा उसके बाद फिर ही अब घाट पे जाएगी। यहाँ पे जगह सीमित होने के कारण जो है वो कुछ ही संख्या के जो है उतने में ही दर्शनार्थियों को, श्रद्धालुओं को जो है दर्शन मिल पा रहा है। बाकी लोगों को जो है वो LED जो लगी है उसके माध्यम से जो है वो दर्शन कर। मैथिल समाज उत्तर प्रदेश और संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय द्वारा विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति पद्म विभूषण डॉक्टर आदित्यनाथ झा का 115वां जयंती समारोह आयोजित किया गया। मैथिल समाज उत्तर प्रदेश और संपूर्ण संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित संस्कृत विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति पद्म विभूषण डॉक्टर आदित्यनाथ झा की 115वीं जयंती समारोह मनाई गई, जिसकी अध्यक्षता वैज्ञानिक कुलानुशासक प्रोफेसर जितेंद्र कुमार ने करते हुए कहा कि आज डॉक्टर आदित्यनाथ झा जैसे महान व्यक्तित्व का स्मरण करते हुए मन श्रद्धा और गौरव से भर उठता है। उनका जीवन केवल उपलब्धियों की गाथा नहीं बल्कि ज्ञान, संस्कार, कर्तव्यनिष्ठा और भारतीय परंपरा के प्रति समर्पण का प्रेरक संदेश है। उन्होंने अपने ज्ञान और दूरदृष्टि से संस्था को नई दिशा दी और संस्कृति को आधुनिक ज्ञान विज्ञान से जोड़ने का सार्थक प्रयास किया। ऐसे महापुरुषों का स्मरण हमारे लिए अतीत को दोहराना नहीं बल्कि उनके आदर्शों को आत्मसात कर भविष्य का मार्ग प्रशस्त करना है। आज आवश्यकता है कि हम उनके कृतित्व से प्रेरणा लेकर विश्वविद्यालय की गौरवशाली परंपरा को और समृद्ध करें तथा भारतीय ज्ञान परंपरा को नई पीढ़ी तक आत्मीयता और प्रतिबद्धता के साथ पहुँचाएँ। तुलनात्मक धर्म दर्शन विभाग के विभागाध्यक्ष दर्शन संकाय प्रमुख प्रोफेसर अनीश कुमार शुक्ला ने कहा कि 18 अगस्त 1911 को जन्मे डॉक्टर आदित्यनाथ झा अपने जीवन में अनेक क्षेत्रों में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले विलक्षण व्यक्तित्व थे। वे महान संस्कृत विद्वान सर गंगानाथ झा के सुपुत्र, प्राचार्य, ICS अधिकारी, मुख्य सचिव, दिल्ली के प्रथम उपराज्यपाल तथा भारतीय प्रशासनिक अकादमी देहरादून के प्रथम निदेशक रहे और मुख्य सचिव रहते हुए संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति का दायित्व भी निभाया। इस संस्था के प्रथम कुलपति के रूप में उन्होंने इसे व्यापक दृष्टि प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। संस्कृत के पंडितों को आधुनिक ज्ञान से जोड़ने के लिए अंग्रेजी विषय को भी महत्व दिया तथा भारतीय ज्ञान परंपरा को समकालीन आवश्यकताओं के अनुरूप आगे बढ़ाने का प्रयास किया। पिता से कुलपति का दायित्व ग्रहण करना उनके लिए केवल पदभार नहीं बल्कि पितृ ऋण चुकाने जैसा भाव था। उनके बहुआयामी लेखन विद्वता, प्रशासनिक कुशलता और दूरदृष्टि ने विश्वविद्यालय की नींव को सुदृढ़ किया। 18 जनवरी 1972 को उनका निधन हुआ, लेकिन उनका व्यक्तित्व और कृतित्व आज भी विश्वविद्यालय के लिए गौरव और प्रेरणा का स्रोत है। विशिष्ट अतिथि प्रोफेसर हरिप्रसाद अधिकारी ने बतौर वक्ता कहा कि विश्वविद्यालय की समृद्ध परंपरा को अपने ज्ञान, व्यक्तित्व और कृतित्व से गौरवान्वित करने वाले आचार्यों का स्मरण आवश्यक है। विशेषकर आदित्यनाथ झा जैसे विशिष्ट कुलपतियों की जन्म जयंती मनाकर हम उनके योगदान और प्रेरणादायी व्यक्तित्व को नई पीढ़ी तक पहुंचा सकते हैं। सारस्वत अतिथि प्रोफेसर सुधाकर मिश्र ने कहा कि आचार्यों की विशिष्टताओं को रेखांकित करते हुए
उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय के वे विशिष्ट आचार्य जिन्होंने कुलपति के रूप में अपनी अमिट छाप छोड़ी है, उनकी जन्म जयंती अवश्य मनाई जानी चाहिए। आदित्यनाथ झा जैसे विद्वान, दूरदर्शी और अनुकरणीय व्यक्तित्व का स्मरण विश्वविद्यालय की गौरवशाली परंपरा और भावी पीढ़ी के लिए प्रेरणा का स्रोत है। कार्यक्रम के प्रारंभ में मंगलाचरण, दीप प्रज्वलन एवं स्वागत और अभिनंदन किया गया। कार्यक्रम का संचालन एवं विशेष उपस्थापन डॉक्टर कमलेश कुमार झा तथा धन्यवाद ज्ञापन गौतम कुमार झा एडवोकेट ने किया। स्वागत संस्था के अध्यक्ष निरसन कुमार झा ने किया। परंपरा में आदित्यनाथ झा का जब अवलोकन करेंगे तो 2-3 चीजों की चर्चा आ गई है। एक तो विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति हैं, संस्थापक कुलपति भी हम कह सकते हैं, लेकिन ये प्रथम उनके नाम के साथ यही नहीं जुड़ा है। ICS की परीक्षा में प्रथम स्थान, इंडियन पॉलिटिकल सर्विसेज में प्रथम स्थान, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में प्रथम स्थान, दिल्ली राज्य के प्रथम उपराज्यपाल, लाल बहादुर शास्त्री प्रशासनिक अकादमी के प्रथम निदेशक, शिक्षा जीवन में कहीं भी द्वितीय स्थान नहीं रहा। और द्वितीय स्थान न होने के पीछे का कारण उस महान परंपरा को ही जाता था जिस परंपरा की वृद्धि आदित्यनाथ झा ने अपने जीवन में निरंतर की थी। भोजपुरी फिल्म अभिनेता और सांसद मनोज तिवारी ने पवित्र सावन माह में बाबा श्री काशी विश्वनाथ जी का विधिवत दर्शन पूजन कर उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। सावन के पवित्र महीने में बाबा काशी विश्वनाथ के दर्शन पूजन के लिए देश भर से श्रद्धालु काशी पहुंच रहे हैं। इसी क्रम में मंगलवार को भोजपुरी फिल्म अभिनेता और सांसद मनोज तिवारी वाराणसी पहुंचे और बाबा काशी विश्वनाथ का विधिवत दर्शन पूजन कर आशीर्वाद दिया। उन्होंने बाबा से परिवार की सुख समृद्धि और सभी के मंगल की कामना की। दर्शन पूजन के बाद मीडिया से बातचीत में मनोज तिवारी ने कहा कि काशी से उनका गहरा आध्यात्मिक जुड़ाव है और काशी का कण कण उनके भीतर प्रवाहित होता है। उन्होंने कहा कि भले ही वह दिल्ली से सांसद हैं, लेकिन उनके लिए शक्ति का केंद्र काशी है। उन्होंने मां विंध्यवासिनी, बाबा विश्वनाथ और बाबा बैद्यनाथ के दर्शन का भी उल्लेख करते हुए कहा कि आज बाबा विश्वनाथ जी का दर्शन अद्भुत रहा। मनोज तिवारी ने कहा कि सावन में बाबा विश्वनाथ को 1 लोटा जल अर्पित करने की धार्मिक मान्यता है और श्रद्धालु बाबा के दर्शन कर अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति की कामना करते हैं। उन्होंने प्रार्थना किया कि भगवान विश्वनाथ सभी पर अपनी कृपा बनाए रखें। मीडिया से बातचीत के दौरान मनोज तिवारी ने वंदे मातरम को लेकर भी अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति पूरे वंदे मातरम का गायन नहीं कर सकता, उसके भारत के प्रति भाव को लेकर सवाल उठते हैं। उन्होंने कहा कि जो लोग पूरे वंदे मातरम का विरोध करते हैं, उनके विचारों को लेकर भी देश में चर्चा होनी चाहिए। ये शरीर ही काशी में आया, काशी का कण कण हम लोगों में प्रवाहित है। भले दिल्ली के सांसद हैं, लेकिन शक्ति का केंद्र काशी है। माँ विंध्यवासिनी, बाबा विश्वनाथ, बाबा बैद्यनाथ सब आज एक बार फिर से दर्शन किए। बड़ा अद्भुत दर्शन हुआ। आज भगवान विश्वनाथ सबके ऊपर कृपा बनाए रखे। वंदे मातरम में क्या कहेंगे, जिस तरह से सोनिया गांधी वाला मामले में? देखो, जो वंदे मातरम पूरा नहीं गा सकता, वो भारत का पूरा हो ही नहीं सकता। जो लोग पूरा वंदे मातरम का विरोध कर रहे हैं या कहीं भी उनकी पकड़ में आई है, उनका मूल चरित्र वो पूर्ण रूप से भारत के नहीं है। जो पूर्ण रूपेण भारत का होगा, वो पूर्ण रूपेण 100% वंदे मातरम का। श्री शिव प्रसाद गुप्त मंडली चिकित्सालय में इलाज के दौरान एक मरीज की मौत के बाद परिजनों ने अस्पताल के डॉक्टर पर गंभीर लापरवाही का आरोप लगाते हुए जमकर हंगामा किया। श्री शिव प्रसाद गुप्त मंडलीय चिकित्सालय में इलाज के दौरान एक मरीज की मौत के बाद परिजनों ने अस्पताल के डॉक्टर पर गंभीर लापरवाही का आरोप लगाया है। मौत की खबर मिलते ही परिजनों में आक्रोश फैल गया। उन्होंने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराकर जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई की मांग की है। रेणुकूट निवासी रीना मिश्रा के पति नागेंद्र मिश्रा का मंडलीय अस्पताल में इलाज चल रहा था। रीना का आरोप है कि इलाज के दौरान डॉक्टर की लापरवाही के चलते उनके पति की हालत बिगड़ी और बाद में उनकी मौत हो गई। उनका यह भी आरोप है कि डॉक्टर ने इलाज से पहले उनसे एक सादे कागज पर हस्ताक्षर कराए थे। बाद में उसी कागज पर यह लिख दिया गया कि मरीज को कुछ होने पर इसकी जिम्मेदारी परिजनों की होगी। परिजनों ने इलाज के दौरान ऑपरेशन के खर्च के नाम पर 2000 रुपये लिए जाने का भी आरोप लगाया है। मरीज की मौत के बाद परिवार ने सवाल उठाया कि सरकारी अस्पताल में इस तरह सादे कागज पर हस्ताक्षर क्यों कराए गए और इलाज के नाम पर कथित तौर पर पैसे क्यों दिए गए।
परिजनों ने मामले की जांच की मांग करते हुए कहा कि इलाज से जुड़े सभी दस्तावेजों और अस्पताल में हुई प्रक्रिया की जांच होनी चाहिए ताकि वास्तविक स्थिति सामने आ सके। वहीं अस्पताल के प्रमुख अधीक्षक ब्रिजेश कुमार ने परिजनों के आरोपों को अलग तरीके से बताया। उन्होंने कहा कि मरीज की हालत पहले से ही बेहद गंभीर थी, उनके पैर में संक्रमण पूरी तरह से फैल चुका था। परिजनों के पहले ही मरीज की गंभीर स्थिति के बारे में जानकारी दे दी गई थी। उन्होंने बताया कि डॉक्टर की ओर से उपचार किया जा रहा था, लेकिन इलाज के दौरान मरीज की मौत हो गई। मामले में अब परिजनों के आरोप और अस्पताल प्रशासन के पक्ष के बीच सच्चाई जांच के बाद ही सामने आएगी। थोड़ा इन्फेक्शन हुआ और थोड़ा पूरा बढ़ गया था, यहाँ आए तो एडजस्ट कर लिया गया, ऑपरेशन भी हुआ, सब कुछ ठीक ठाक था। उसके बाद ये लोग देखने ताकने में ये लोग किनराने लगे, मतलब नहीं आते थे, उधर देख के इधर चले जाते थे। हाँ एकदम वहाँ फिर ऑपरेशन के 20 दिन बाद मेरे को वहाँ बुलाया गया, ज़बरदस्ती हाथ पकड़ के बोला गया कि साली साइन कर, अगर तेरे पति को बचाना है इस पर तो ट्रीटमेंट में चलाऊँगा। उसके बाद दवा लगाए और रेफर पर्ची पे लिखे थे कि साइन कराने के बाद पेपर पे पर्ची पे लिख दिए कि पत्नी रीना उनकी पत्नी कह रही है कि रेफर करने के बाद भी मैं यहीं रह के अपना इलाज कराना चाहती हूँ। मेरे पति की कंडीशन ख़राब है, अगर मर भी जाएंगे तो जिम्मेवारी मेरी है। जबकि मैं ऐसी कुछ नहीं बोली, कुछ नहीं, मैं तो सीधा आदमी साइन कर दे कि हो सके। कह रहे हैं कि इलाज करना है। फिर क्या हुआ, फिर डॉक्टर क्या बोले आपको? उसके बाद वो छोड़ दिए, कुछ बोले ही नहीं, देखना ही छोड़ दिए। बोले कि पड़े रहो, हराम के खाने आई हो, हराम के खा रही हो, हराम के बेड पे सो। नहीं, ये कहना गलत है। जो साइन कह रहा हूँ, हाँ जी, परिजनों का कहना गलत है। जो साइन करा जाता है वो इससे कहता है कि मरीज जैसे ऑपरेशन में जाता है उसकी कंसल्ट ली जाती है, साथ ही साथ मरीज की स्थिति से अवगत कराया जाता है। इनको ये भी बताया गया था कि मरीज आपका अति गंभीर है, इसको किसी हायर सेंटर भी ले जाना। सारे पेपर में साइन कराया जाता है, सारे पेपर में जो उसकी PhD का जो पेपर होता है उसमें कंसल्ट लिखा जाता है। महिला का यही कहना है कि सारे पेपर मेरे सामने ही उसने जिसमें कि हम अपने मस्जिद में यहाँ पर रख रहे वो मर जाते थे, ये हमारे लिए जी एक्चुअली नहीं, ये सब उनका जो है वो चूँकि देखिए किसी मेरा ही कोई मरीज होगा तो आदमी का मनोमस्तिष्क थोड़ा सा इतना साउंड फॉर्म में नहीं रहता है, आदमी थोड़ा दिक्कत में परेशानी रहता है तो वो समझ नहीं पाई होंगी, हो सकता है। लेकिन उनको ये बताया गया कि मरीज की स्थिति का अवगत कराया जाता है हमेशा। जैसे मेरे ही कोई अगर परिजन होगा तो चिकित्सक जो होते हैं वो ऑपरेशन से पहले भी कंसल्ट लेते हैं और समय समय पर मरीज को स्थिति से अवगत कराते हैं, वो बहुत जरूरी है। इसलिए और भी है कि महिला के साथ जो डॉक्टरों का व्यवहार, वहाँ के नर्सों का जो व्यवहार था वो काफी निंदनीय व्यवहार था। उसके जो शब्दों का उच्चारण किया गया वो गलत था। नहीं, ये भी कहना गलत है, बल्कि उनके साथ के जो लोग थे उन्होंने बल्कि वहाँ की BSP को खींचने का प्रयास किया, उसको जो है मतलब कि एक बाधा ले करके उसको वो करने का क्षतिग्रस्त करने का प्रयास किया। दूसरा वो सिस्टर के ऊपर भी जो है हाथापाई करने के थे। दूसरी सिस्टर तो भाई एक महिला है, ये तो ड्यूटी कर रही है, ऐसा नहीं। यहाँ पर वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक का, बने रहिए सिटी वाराणसी लाइव के साथ। वाराणसी लाइव सच के साथ। I am a student of Jeevandeep Mahavidyalaya. I am proud of Mahavidyalaya for excellent faculty, best support and best infrastructure and best place. I am a student of Jeevandeep Mahavidyalaya. I am proud of Mahavidyalaya for excellent faculty, best support and best infrastructure and best place. I am a student of Jeevandeep Mahavidyalaya. I am proud of Mahavidyalaya for excellent faculty, best support and best infrastructure and best place. भारत की सबसे बड़ी गोल्ड लोन NBFC मुथूट फाइनेंस से गोल्ड लोन लीजिए और फिर देखिए सोना क्या नहीं कर सकता। कॉल कीजिए 1-800-313-1212। वाराणसी लाइव सच के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सावन माह के तीसरे सोमवार एवं नाग पंचमी के पावन अवसर पर नई सुबह एक उम्मीद सामाजिक संस्था द्वारा दर्शनार्थियों एवं कांवरियों के लिए जल वितरण शिविर का आयोजन किया गया। नई सुबह एक उम्मीद सामाजिक संस्था द्वारा सावन माह के तीसरे सोमवार एवं नाग पंचमी के पावन अवसर पर दूर दूर से आए शिव दर्शनार्थियों कांवरियों की सेवा के लिए जल वितरण शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर की शुरुआत वाराणसी दशाश्वमेध क्षेत्र के ACP अतुल अंजान त्रिपाठी, चेतगंज थाना प्रभारी विजय कुमार शुक्ला, मदनपुरा के चौकी प्रभारी विशाल विक्रम सिंह तथा अपराध निरोधक समिति के सचिव राजेश सिंह के कर कमलों द्वारा जल वितरण करके किया गया। संस्था के कार्यकर्ताओं ने मंदिर परिसर में पहुंचे श्रद्धालुओं को शीतल जल वितरित किया। साथ ही दर्शन पूजन में उत्पन्न होने वाली समस्याओं का त्वरित समाधान कर श्रद्धालुओं को हर संभव सुविधा प्रदान की गई और स्वच्छता का संदेश भी दिया गया। संस्था के अध्यक्ष ममता जी ने बताया कि सावन का महीना भगवान शिव को अति प्रिय है। सावन का तीसरा सोमवार विशेष महत्व रखता है। सावन हमें त्याग और समर्पण की प्रेरणा देता है। संस्थापक
विजय कुमार जी ने कहा कि नागपंचमी का पर्व हमें प्रकृति से प्रेम करना सिखाता है। इस ऋतु में जीव जंतु अपने प्राकृतिक आवासों से बाहर निकल आते हैं, इसलिए इस दिन नाग देवता की पूजा कर पर्यावरण संरक्षण, जीवों की रक्षा और आपसी भाईचारे का संकल्प लेना चाहिए। नागपंचमी अहिंसा और मानवता का प्रतीक है। कार्यक्रम में मोहम्मद अनीश, मंगलेश्वर प्रसाद, राम बाबू, सूरज कुमार, रवि कुमार, सुमित बिंद, किरण देवी, करम भारती, राजश्री शानी, संध्या पांडे, रहमत अली, अजरा बीबी, महबूब हसन, नुजहत बानो सहित सभी टीम मेंबरों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए इस कार्यक्रम को सफल बनाने में अपना पूरा योगदान दिया। यहाँ नंदी चौराहे पर जो भी दर्शनार्थी दूर दूर से दर्शन पूजन के लिए आए हैं, क्योंकि श्रावण मास का तीसरा सोमवार है और साथ ही नाग पंचमी का दिन भी है, तो श्रद्धालुओं की संख्या काफ़ी ज़्यादा है। तो सभी को शीतल जल यहाँ पर शिविर लगा करके वितरण किया गया है और इस शीतल जल के वितरण के माध्यम से यह भी संदेश दिया गया है कि स्वच्छता को भी वो बनाए। रोटरी क्लब ऑफ वाराणसी के सत्र 2026-27 के लिए नवनिर्वाचित अध्यक्ष एवं उनकी टीम के पदाधिकारियों का इंस्टॉलेशन समारोह रविवार को आयोजित हुआ। रोटरी क्लब ऑफ वाराणसी के सत्र 2026-27 के लिए नवनिर्वाचित अध्यक्ष रोटेरियन नीलू मिश्रा एवं उनकी टीम के पदाधिकारियों का इंस्टॉलेशन समारोह रविवार को होटल ताज गंगेज वाराणसी में गरिमापूर्ण वातावरण में संपन्न हुआ। समारोह में रोटरी के सेवा कार्यों को नई दिशा देने के साथ साथ विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय योगदान देने वाले लोगों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम का संचालन एमओसी शालिनी वर्मन ने कुशलतापूर्वक किया। समारोह में मुख्य अतिथि डॉक्टर नितिन रमेश गोकर्ण, अध्यक्ष नेशनल रोड सेफ्टी बोर्ड भारत सरकार रहे। मुख्य अतिथि का परिचय डॉक्टर नीलम ओहरी ने कराया, जबकि पीपीआरटीएन डॉक्टर अजीत सिंगल पीएचएफ ने स्वागत भाषण दिया। मुख्य अतिथि डॉक्टर नितिन रमेश गोकर्ण ने रोटरी क्लब ऑफ वाराणसी द्वारा किए जा रहे सामाजिक एवं जनहित के कार्यों की भूरी प्रशंसा करते हुए भविष्य में हर संभव सहयोग का आश्वासन दिया। विशिष्ट अतिथि रोटेरियन मंकेश्वर नाथ पांडे, AKS डिस्ट्रिक्ट गवर्नर नॉमिनी 2028-29 आरआई डिस्ट्रिक्ट 3120 ने भी अपने उद्गार व्यक्त करते हुए रोटरी की सेवा भावना को और व्यापक स्तर तक ले जाने का आह्वान किया। समारोह में जेम्स ऑफ रोटरी एवं रोटरी गोल्डन पेन ऑफ मीडिया पुरस्कार प्रदान किया गया। इस अवसर पर क्लब के सदस्यों ने समाज सेवा, जनहित एवं रोटरी के सेवा प्रकल्पों का रत्न अधिक प्रभावी एवं व्यापक बनाने का संकल्प लिया। प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा गोरखपुर में प्रांतीय रक्षक दल के जवानों के लिए आयोजित कार्यक्रम का सर्किट हाउस में लाइव स्ट्रीमिंग किया गया। जिला युवक कल्याण और प्रांतीय रक्षक दल विभाग के तत्वावधान में मंगलवार को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा योगीराज बाबा गंभीरनाथ प्रेक्षागृह एवं सांस्कृतिक केंद्र रामगढ़ताल गोरखपुर में प्रांतीय रक्षक दल के जवानों का आयोजित सम्मेलन का लाइव स्ट्रीमिंग कार्यक्रम सर्किट हाउस में आयोजित किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा प्रांतीय रक्षक दल के जवानों को मुख्यमंत्री PRD कैशलेस चिकित्सा योजना के लाभ का शुभारंभ के साथ ही 23 करोड़ रुपए से लखनऊ स्थित ग्राम परवर पश्चिम सरोजनी नगर लखनऊ में बहुमंजिला PRD बैरक का शिलान्यास किया गया। इस अवसर पर PRD स्वयंसेवकों के दैनिक ड्यूटी भत्ता में बढ़ोतरी करते हुए 500 रुपये से बढ़ाकर 600 रुपये किया गया। उपरोक्त योजना से प्रांतीय रक्षक दल के जवानों के हित में एक बड़ा फैसला लेते हुए उनके दैनिक मानदेय में वृद्धि एवं कैशलेस चिकित्सा योजना के शुभारंभ की घोषणा से प्रदेश के हजारों PRD जवानों को सीधा आर्थिक लाभ एवं स्वास्थ्य सुविधा मिलेगा। सर्किट हाउस में उक्त लाइव स्ट्रीमिंग कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में प्रदेश के सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग राज्य मंत्री हंसराज विश्वकर्मा तथा विशिष्ट अतिथि के रूप में पूनम मौर्य, अध्यक्ष जिला पंचायत त्रिभुवन राम, विधायक विधानसभा अजगरा एवं श्रीमती अदिति पटेल, प्रतिनिधि विधायक विधानसभा सेवापुरी तथा जिलाधिकारी सत्येंद्र कुमार उपस्थित रहे। अपने उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय आदित्य योगीनाथ जी और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जो वाराणसी के सांसद हैं, उनका हम सब लोग बहुत आभार व्यक्त करना चाहते हैं कि गरीबों के प्रति, मजदूरों के प्रति, जवानों के प्रति उनकी अच्छी जो नज़रिया है, इसके लिए बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। जो सोच है, इस सोच के माध्यम से आपने देखा है कि अभी शिक्षा मित्रों के लिए उन्होंने घोषणा किया और कल कोटेदारों के लिए उन्होंने घोषणा किया। आज PRD के जवान जो एक B टीम है पुलिस की, प्रांतीय रक्षक दल जो है ये उत्तर प्रदेश के अंदर है, इनके लिए भी 500 से 600 किया गया। उनको कैशलेस स्वास्थ्य के लिए, इनके परिवार के लिए सुविधा दी गई। ये बैरक का शिलान्यास जो किया गया, आप जानते हैं कि आज सेना हमारी क्यों मजबूत है। सेना इसलिए मजबूत है कि पहाड़ों पर सेना के लिए आराम करने के लिए व्यवस्था दी गई है, शिफ्ट बाई ड्यूटी लगा जा रही है। उसी तरह से ये भी बेचारे
ड्यूटी करके आएंगे तो कम से कम 1 घंटा 2 घंटा अपने बैरक में आराम कर सकते हैं। और काफ़ी लंबी दूरी पर परिवार रहता है तो महीना 2 महीना अपने परिवार को भी उस बैरक में रह सकते हैं। घाट संध्या कार्यक्रम में हिमांशी रस्तोगी के कथक नृत्य ने दर्शकों का मन मोह लिया। जिला प्रशासन के अभिनव सांस्कृतिक पहल सुबह बनास के अंतर्गत आयोजित घाट संध्या कार्यक्रम में सोमवार को उत्तर भारत के प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य विधा कथक की प्रस्तुति ने दर्शकों को भाव विभोर कर दिया। वाराणसी की हिमांशी रस्तोगी ने अपनी कला का प्रदर्शन किया। कार्यक्रम का शुभारंभ गणेश वंदना से हुआ। इसके पश्चात 3 ताल कजरी तथा समापन शिव वंदना से किया गया। कलाकार ने अपने सधे हुए पद संचालन, लय ताल, भावपूर्ण अंग संचालन और घुंघरुओं की झनकार से श्रोताओं के हृदय को झंकित कर दिया। कलाकारों को प्रमाण पत्र एवं आशीर्वचन इंडियन ऑयल के अधिकारी अनुज प्रताप सिंह, अरविंद सिंह एवं साधना कुमारी ने प्रदान किया। कार्यक्रम का संयोजन सुबह बनास के संस्थापक सचिव डॉक्टर रत्नेश वर्मा ने किया एवं संचालन सीमा केसरी ने किया। इस अवसर पर भारी संख्या में दर्शकगण उपस्थित होकर इस संगीतमय संध्या का आनंद लेते रहे। बांसफाटक स्थित मां गंगा मंदिर में नागपंचमी के शुभ अवसर पर हरियाली व जल विहार श्रृंगार का आयोजन किया गया। सावन के पवित्र मास में नागपंचमी के शुभ अवसर पर मां गंगा मंदिर बांसफाटक में सोमवार को हरियाली व जल विहार श्रृंगार आयोजित किया गया। इस अवसर पर सुंदरकांड का पाठ, भजन कीर्तन का आयोजन किया गया। इस शुभ अवसर पर पूरा मंदिर कामनी की हरी पत्ती, फलों व रंग बिरंगे फूल, गुलाब, गेंदा, अड़हुल के इत्यादि फूलों से सजाया गया। हरियाली श्रृंगार के तहत सर्वप्रथम मां गंगा की भव्य आरती हुई, जिसमें डमरू दल का विशेष सहयोग था। कार्यक्रम संयोजक विमल कुमार त्रिपाठी ने बताया कि यह मंदिर 85 वर्ष पुराना बांसफाटक में स्थित है। यहाँ पर हर वर्ष गंगा सप्तमी, गंगा दशहरा और नागपंचमी को भव्य हरियाली श्रृंगार, जल विहार और सुंदरकांड का पाठ आयोजित होता है। इस कार्यक्रम में निधि देव अग्रवाल, देव मनोज अग्रवाल, अभिषेक त्रिपाठी, इशिता त्रिपाठी, मीरा मिश्रा, कृतिका मिश्रा, लक्ष्मीकांत मिश्रा, कृष्णेश गुरु, किशन दीक्षित, शालिनी गोस्वामी, दिलीप सिंह, देव केसरी के साथ डमरू दल समिति तथा काशी की काफी संख्या में लोग उपस्थित रहे। सावन के पवित्र सोमवार के दिन आज का नागपंचमी का दिन है। यहाँ प्रतिवर्ष माँ गंगा का मंदिर है बांसफाटक स्थित। इसको स्थापित हुए 85 साल हो गए। हम लोग हर साल नागपंचमी के दिन माँ गंगा का यहाँ पे हरियाली श्रृंगार, जल विहार, सुंदरकांड का पाठ और भजन कीर्तन का आयोजन होता है। माता का पूरा मंदिर कामनी की पत्ती से, फूल से और फलों से सजाया गया है। आज माँ का हरियाली श्रृंगार और जल विहार श्रृंगार किया गया है और यहाँ पे सुबह से भक्त लोग आ रहे हैं, माँ का दर्शन कर रहे हैं और सुंदरकांड का पाठ रखा गया है माँ की प्रसन्नता के लिए और भजन कीर्तन। काशी प्रबुद्ध महिला मंच द्वारा पारंपरिक गायन कजरी का आयोजन किया गया। काशी प्रबुद्ध महिला मंच की संस्थापिका अंजलि अग्रवाल ने कजरी तीज के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम के दौरान कहा कि कजरी तीज पर लोकगीतों और पारंपरिक गायन की परंपरा आज भी जारी है, लेकिन इसे और व्यापक स्तर पर आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा, कजरी केवल एक लोकगीत नहीं बल्कि हमारी समृद्ध लोक संस्कृति, परंपरा और भावनाओं की पहचान है। इस परंपरा को आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाना हम सभी की जिम्मेदारी है। बच्चों और युवाओं को कजरी, तीज त्योहार तथा भारतीय लोक संस्कृति के बारे में जानकारी दी जानी चाहिए ताकि वे अपनी जड़ों और अपनी सांस्कृतिक विरासत को समझ सकें। अंजलि अग्रवाल ने कहा कि आज की पीढ़ी काफ़ी समझदार और प्रतिभाशाली है। यदि बच्चों को बचपन से ही पारंपरिक लोकगीत, संगीत और संस्कृति से जोड़ा जाए तो इनमें इसके प्रति रुचि निश्चित रूप से विकसित होगी। विद्यालयों और सामाजिक संस्थाओं के माध्यम से कजरी गायन, लोकगीत एवं पारंपरिक सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन नियमित रूप से किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि आधुनिकता के साथ आगे बढ़ना जरूरी है, लेकिन अपनी लोक संस्कृति और परंपराओं को संरक्षित रखना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। कजरी जैसे लोकगीत हमारी पहचान है और उन्हें केवल त्योहारों तक सीमित न रखकर नई पीढ़ी को सिखाने और उनके बीच लोकप्रिय बनाने का प्रयास होना चाहिए। उन्होंने सभी अभिभावकों और युवाओं से अपील किया है कि वे अपने बच्चों को भारतीय पर्व, त्योहारों और लोक परंपराओं से जोड़ें तथा उन्हें अपनी सांस्कृतिक विरासत को जानने और समझने का अवसर दें। इससे हमारी लोक संस्कृति की समृद्ध परंपरा आने वाली पीढ़ियों तक सुरक्षित रूप से पहुंच सकेगी। सभी सदस्यों के लिए अभी हरियाली तीज 18 तारीख को, अभी 15 तारीख को हो करके चुकी है, तो हम लोगों ने यहाँ हरियाली तीज का पर्व यहाँ पे मनाने के लिए हम सब लोग एकत्रित हुए हैं। कजरी, डांस और पूरा सावन में रहना चाहिए, मस्ती का माहौल है। हमारे भारतीय संस्कृति में बात की जाए वाराणसी में लगातार ये सब विलुप्त होते चले जा रहे हैं।
आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि हमारी जो ये पुरानी परंपराएं हैं, तीज त्योहार हैं, वो काफ़ी विलुप्त होते जा रहे हैं। खास तौर से मेट्रो सिटीज़ और शहरों में, दोनों में ही कहना चाहिए। गाँव में आज भी इस परंपरा को लोग जीवित रखे हुए हैं और जलेवा कजरी और हरियाली तीज और भादों की हड़तालिका तीज सभी जो है पूरे पारंपरिक उत्साह से मनाते हैं। लेकिन हमारे काशी प्रबुद्ध महिला मंच का ये प्रयास रहता है कि हमारे जितने भी तीज त्योहार पर्व हैं उनको हम लोग सम्मिलित रूप से यहाँ पर पूरे उत्साह के साथ मनाएं और अपनी इस परंपरा को, हमारी जो आगे आने वाली खासतौर से पीढ़ी है उसको पता रहे कि इसमें क्या क्या होता है, क्या करते हैं। तो हम लोग काफ़ी कोशिश करते हैं कि पारंपरिक रूप से इसको सारे तीज त्योहारों को यहाँ मनाएं। इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का ये संस्करण हम यही समाप्त करते हैं। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार। वाराणसी लाइव, सच के साथ।